हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता। इस चैप्टर को हम काफ़ी पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज जो इसका लास्ट पार्ट है, जैसे कि हम देख रहे थे कि जो जीव जगत है, जो प्राणी जगत है, उसको 5 जगत में डिवाइड किया गया था। उसका वर्गीकरण हम कर रहे थे, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्लांटी समूह को, प्लांटी जगत को हम इससे पहले की क्लास में देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि सभी प्लांट्स यानी सभी पादपों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। हमने ये भी देखा था कि प्लांटी वर्ग को आगे फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें कि हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जैसे वर्ग पढ़े थे। इनके मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि क्या क्या इनके मुख्य गुण होंगे और क्या क्या इनके मुख्य प्रॉपर्टीज़ होंगी। स्टूडेंट्स, प्लांटी समूह के बाद हम जो अपना लास्ट समूह है या लास्ट जगत है जो कि है एनिमेलिया, उस पर आते हैं। एनिमेलिया समूह में जैसे कि प्लांटी में नाम से स्पष्ट हो रहा था कि प्लांट्स यानी पादप को रखा गया है, पादपों को रखा गया है इस समूह में, इस जगत में। ऐसे ही जो लास्ट वाला पार्ट है एनिमेलिया, यहाँ पर सभी एनिमल्स यानी जीव, जो जानवर हैं और या तो हम कहें जो जंतु हैं, उनको रखा गया है। तो जंतुओं में जो है एनिमेलिया जो ग्रुप है, इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस कौन से ग्रुप में आएंगे इसको तो हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे जब हम इसको और क्लासीफाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जब इसका क्लासिफिकेशन किया था तो हमने देखा था कि जो एनिमेलिया है ये तो बहुकोशिकीय जीव होंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे। बहुकोशिकीय यानी इनका जो शरीर होगा वो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इसके अलावा इनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होगी। जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है वे होते हैं पादप। और पादपों में भी हमने 2 प्रकार की कैटेगरी बनाई थी कि कोशिका भित्ति उपस्थित होने वाले उसमें जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो वो तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमको जो डिस्कस करना है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। सबसे पहले हमने एनिमेलिया की जो 3-4 प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने क्या बताया, जो सभी जंतुओं को इस ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा ये कैसे जीव हैं, ये हैं बहुकोशिकीय और कोशिका भित्ति इनमें क्या होगी, अनुपस्थित। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। इसके अलावा ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये विषमपोषी जीव भी होंगे। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। जो कि एनिमेलिया समूह है, एनिमेलिया जगत है, उसके अंदर जो जीव होंगे उनमें प्रॉपर्टीज़ होंगी कि एक तो वो सभी जंतु होंगे, जैसे जानवर हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, और ये बहुकोशिकीय होंगे, इनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होगी, एवं विषमपोषी होंगे। अब जैसे प्लांटी समूह को क्लासिफाई किया गया था, प्लांटी समूह का वर्गीकरण किया गया था 5 पार्ट्स में, और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट, उसमें भी 2 छोटे छोटे हमको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मिल गया था। ऐसे ही एनिमेलिया ग्रुप है, इसको आगे डिवाइड किया जाता है। तो मैं एक एक करके पहले सबका नाम लिखता हूँ और फिर उसके बाद 1 बाय 1 सबकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इसमें पेरिफेरा, नंबर 2 सिलेंट्रेटा, नंबर 3
प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, नंबर 4, अभी जस्ट नाम लिख रहे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। निमेटोडा, एनेलिडा, नंबर 6 ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इसके बाद काइनोडर्मेटा, और जो 9th पार्ट है, 9th और 10th पार्ट है, प्रोटोकार्डेटा, और जो 10वां पार्ट है वो है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स, इन्हें हम कहते हैं कशेरुकी। जो 10वां पार्ट है वर्टिब्रेटा, इसको आगे फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको मत्स्य यानी मछली, जल स्थलचर, जल में और स्थल में चल सकने वाले जल स्थलचर, इसे हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, एम्फीबिया। ओके, नेक्स्ट है सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। 4th पक्षी, जो कि आकाश में उड़ सकने वाले जीव होते हैं। और 5th वन इज स्तनपायी, ठीक है, जो स्तनधारी जीव होते हैं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसका, एनिमेलिया ग्रुप का। 10 इसमें हमको जगत दिख रहे हैं, 10 इसमें हमको क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं। और उसके बाद जो वर्टिब्रेटा है यानी जो कशेरुकी है, उसको आगे हमने फिर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। तो हम इनके कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज, सबकी ही 1-2 प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं और 1-2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे ही कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पोरीफोरा से स्टार्टिंग करते हैं। पोरीफेरा जो समूह है, इसमें हमने, इसका मतलब होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्र युक्त जीवधारी। मतलब कि जिन जीवों का शरीर क्या होगा, जिन जीवों के शरीर पर क्या होंगे, छिद्र होंगे। ओके, तो जो छिद्र युक्त जीवधारी है, इनको पोरीफेरा में रखा गया है। ये अचल जीव होंगे। अचल जीव मतलब कि अपनी जगह से नहीं चल सकते हैं। इनको जो है एक आधार होगा, उसी मजबूत आधार से ये लोग चिपके हुए होंगे, ये जीव चिपके हुए होंगे और मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक नाम और हम रखते हैं, इन्हें हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। तो स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज ये प्रकार के जीव हैं। और पोरीफेरा, जो पोरीफेरा के कैटेगरी के जो जीव हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका आवास कहाँ है, समुद्री आवास। ओके, और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, तो एक तो स्पॉन्ज से ही नाम याद रखना आप, स्पॉन्ज से है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला है इसका एक उदाहरण। और एक है साइकॉन, आदि। तो पोरीफेरा समूह याद रहेगा। नंबर 1 छिद्रयुक्त जीवधारी। पोरीफेरा का मतलब ही होता है छिद्रयुक्त शरीर। तो इन जीवों का शरीर क्या होता है, छिद्रयुक्त होता है। अचल जीव होते हैं, यानी कि एक मजबूत आधार होता है, उससे बंधे हुए रहते हैं, कहीं हिल डुल नहीं सकते हैं।
मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, सॉरी। स्पॉन्ज हम इनको कहते हैं, इनका एक दूसरा नाम हम स्पॉन्ज रखते हैं, स्पॉन्ज नाम से भी इनको जानते हैं। आवास इनका समुद्र है, समुद्र में रहते हैं, और ये इनके जो उदाहरण हैं स्पॉन्जिला, साइकॉन आदि। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा को देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा एक प्रकार के जलीय जंतु होंगे। जलीय जंतु मतलब जल में रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा मतलब कि शरीर के अंदर कैविटी होगी, एक स्थान होगा, रिक्त स्थान, उसे कहेंगे देह गुहा। इसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे हाइड्रा या जेलीफिश आदि। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइड्रा कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे एनिमेलिया के सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। हाइड्रा, हाइड्रिला और जेलीफिश आदि। ये हो गए दो क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो नंबर 3 पे आता है वह है प्लेटीहेल्मिंथीज। हेल्मिंथीज, तो इसके बारे में हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि इनका हमने एक नाम चपटे कृमि भी रखा है, क्योंकि इनका शरीर जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इनको चपटे कृमि भी कहते हैं। फ्लैट, शरीर कैसा है, फ्लैट। इसके अलावा इनके उदाहरण, इनके एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, एंड एक और एग्जाम्पल है प्लेनेटिया आदि, ठीक। तो प्लेटीहेल्मिंथीज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो ये चपटे कृमि भी इनको कहा जाता है, दूसरा इनके शरीर कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द का डिस्कशन हम करते हैं, क्योंकि इसके आगे के सभी प्रकार के जीव त्रिकोरक हम कहेंगे उन्हें। क्या कहेंगे, त्रिकोरक। तो त्रिकोरक जो प्लेटीहेल्मिंथीज है वो भी एक त्रिकोरक प्रकार का जीव है। त्रिकोरक क्या होता है, त्रिकोरक हम जब ऊतक पढ़ रहे थे तो ऊतकों का विभेदन होता है, हमें पता है। तो इसमें त्रिकोरक प्रकार के जिन जीवों को हम त्रिकोरक कहेंगे, इनका ऊतक विभेदन जो होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ होता है। 3 प्रकार की कोशिकाओं से। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इनके कुछ अंग भी इनमें डेवलप हो जाते हैं और इनकी बॉडी में 2 अस्तर बनते हैं। 2 अस्तर बनते हैं और कुछ अंग बनते हैं। इनके शरीर में क्या होते हैं, 2 अस्तर बनते हैं। अस्तर यानी कवरिंग्स। बनते हैं और कुछ अंग भी बनते हैं। तो त्रिकोरक का मतलब आप समझ गए कि जो शरीर में ऊतक विभेदन हुआ है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है और उसके कारण से शरीर में 2 अस्तर बने हैं और कुछ अंग भी बने। तो ये प्लेटीहेल्मिंथीज है, ये त्रिकोरक प्रकार के जीव होंगे, ठीक है। इनका जो शरीर होगा वो त्रिकोरक होगा, ओके। इसके अलावा जो 4th हम पढ़ेंगे, 4th और 5th, ये सभी त्रिकोरक प्रकार के जीव होंगे, जैसे निमेटोडा या एनेलिडा। निमेटोडा, तो निमेटोडा में आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये भी
त्रिकोरक प्रकार के जीव होते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया था ना, निमेटोडा में एग्जाम्पल हम लिखेंगे गोल कृमि, गोल कृमि। बाकी एक पॉइंट तो सेम है इनमें, ये त्रिकोरक वाला, ठीक है। तो त्रिकोरक प्लेटीहेल्मिंथीज भी होगा, इनका शरीर भी त्रिकोरक होगा, निमेटोडा का शरीर भी त्रिकोरक होता है, ठीक है। उदाहरण इसका गोल कृमि, पिन कृमि इत्यादि। आदि। और जो 5th नंबर पे है एनिलिडा, एनिलिडा भी क्या होंगे, त्रिकोरक प्रकार का इनका जीव होगा, त्रिकोरक प्रकार का शरीर। एनिलिडा के कुछ एग्जाम्पल्स, इनके हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, जैसे केंचुआ हो गया, केंचुआ एनिलिडा वर्ग में आएगा। और इसके अलावा जोंक। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि इनके शरीर में पाचन तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है, एनिलिडा के शरीर में। तो जो हम डिफरेंट जीवों में जो विकसित जीव हैं उनमें जो मुख्य प्रकार के तंत्र हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना। इसके अलावा संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये चारों प्रकार के तंत्र होते हैं। और उत्सर्जन, ये तंत्र जो है इनके शरीर में पाए जाते हैं, एनिलिडा ग्रुप के जीवों के शरीर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए, केंचुआ, जोंक आदि। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है ऑर्थोपोडा। तो आपको बस इनके एग्जाम्पल्स और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ऑर्थोपोडा समूह के जो जीव होंगे, इनमें एग्जाम्पल तितली, मक्खी आदि। ऑर्थोपोडा में जो जीव आएंगे वो होंगे तितली, मक्खी आदि, ठीक है। इसके बाद मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत जो कैटेगरीज आएंगी उसमें घोंगा और सीप। घोंगा, सीप आदि। 8th जो कैटेगरी थी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जीव आएंगे उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टारफिश, स्टारफिश। आपको एक बात ध्यान देनी है, इकाइनोडर्मेटा जो इनका नाम है, इसका मतलब होता है कांटेधारी, मतलब इनके शरीर में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो इसीलिए जो स्टारफिश है, स्टारफिश, और एक और एग्जांपल है समुद्री अर्चिन, इनके शरीर में क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेगी कि इकाइनोडर्मेटा जो समूह के जीव होंगे इनको हम कांटेधारी, इसका मतलब ही होता है कि कांटेधारी, इस बॉडी पर कांटे होना। 9th जो इसका क्लासिफिकेशन है वह है प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हैं हार्डमेनिया, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए, हार्डमेनिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है 10th वाला वर्टिब्रेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत,
उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इनमें आपको इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है उसके अंदर जो 5 सब ग्रुप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कशेरुकी, इनमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मत्स्य। मत्स्य यानी आप जानते हैं मछली, तो गहरे पानी में या कम पानी में रहने वाले जीव होंगे। ठीक है, इन मछलियों से रिलेटेड जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जैसे मनुष्य जो हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो मछली भी ऑक्सीजन लेती है, लेकिन इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल विलीन ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया को मछली जो मत्स्य हैं ये करते हैं। आपको पता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, तो जो मछली है वो गिल्स से इस जल में से ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए अपने लिए श्वसन प्रक्रिया है जो उसको पूरी करती है। एक और चीज़ है कि जो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा है वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, तो इसीलिए जो मछली है इसमें जो श्वसन की दर होगी वो मनुष्यों में श्वसन की दर से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पानी में ऑक्सीजन है वो कम है। इसके अलावा इनका जो हृदय होता है कितने पार्ट्स में होता है? मत्स्य जो हृदय है ये द्विकक्षीय होता है, 2 पार्ट्स का। जब आप नेक्स्ट क्लास में जा कर के मानव हृदय को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो मनुष्य का जो हृदय है, मानव हृदय है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स का होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मत्स्य है इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। इसमें कुछ जीव आते हैं जैसे शार्क। तो शार्क एक ऐसा मत्स्य जीव है जिनका शरीर सिर्फ उपास्थि से बना होता है। उपास्थि से मतलब कार्टिलेज, जो कि हमने पढ़ा था, शरीर केवल उपास्थि का बना होता है, या फिर कहें कंकाल, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कंकाल, वो केवल उपास्थि का बना होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके अदर कैटेगरीज थी उनके एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। नंबर 2 पे हमने देखा था जल स्थलचर। जल स्थलचर मतलब एम्फीबियंस, जो कि जल में भी चल सकते हैं और ज़मीन पर भी चल सकते हैं। जो मत्स्य है ये तो सिर्फ पानी में रह सकती है ना, जो मत्स्य जीव हैं ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं। तो जो जल स्थलचर हैं इनके एग्जाम्पल जैसे टोड, सेलेमेंडर, मेंढक, आदि। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है जल स्थलचर के। इसके बाद नंबर 3 जो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स तो जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि इनका जो हृदय होगा, यहाँ पर मत्स्य का हृदय द्विकक्षीय होता है, इनका जो हृदय है वो त्रिकक्षीय होता है, मतलब 3 चैम्बर्स। लेकिन एक रेप्टाइल्स है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो हृदय होगा वो 4 कक्षीय होगा। ठीक है, उसमें 4 कक्ष होंगे। किसके जैसे? मानवों के जैसे। मानव का हृदय भी कैसा होता है? 4 कक्षीय। इसमें आपको एग्जाम्पल्स और जैसे कछुआ,
सांप, ठीक है, ये सभी क्या हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं। इसके बाद जो लास्ट के 2 पार्ट हैं उसमें से एक में जो है मनुष्य खुद आता है, ठीक है, नंबर 4 पे पक्षी। तो पक्षी जो समुदाय है इसमें जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो आता है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कबूतर, ठीक है, कबूतर, इसके अलावा हंस जो है, हंस को भी इसी कैटेगरी में रखा हुआ है आदि। चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस उड़ सकते हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस उड़ सकते हैं। और लास्ट जो है वो है स्तनपायी या मैमल्स, स्तनधारी जीव होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, इनमें से जो पक्षी के जीव जो होंगे, हाँ ठीक है, ये उड़ सकते हैं। स्तनपायी में कौन कौन आएंगे? स्तनपायी में मनुष्य हो गया, और भी बहुत सारे जानवर, और भी बहुत सारे जीव, जैसे कि व्हेल समुद्र में रहती है, लेकिन इसको मत्स्य कैटेगरी के अंदर ना रख करके स्तनपायी के अंदर रखते हैं हम, ओके, क्योंकि ये एक स्तनधारी जीव है। इसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो एनिमेलिया समूह है इसका क्लासिफिकेशन जो है समाप्त होता है, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर जीवों में विविधता भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा इसमें बायोलॉजी के जो बीच में 3 चैप्टर्स थे आपकी बुक में, 5, 6, 7, पहले हमने कोशिका समझा, फिर ऊतक, और उसके बाद हमने समझा जीवों में विविधता। इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री का करेंगे चाहे या फिजिक्स का करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप रिवाइज़ कीजिएगा। रिवीजन के लिए आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा करके वहां पर इस लेक्चर की और इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं। आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बुक के क्वेश्चंस कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।